फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10th अध्याय 4 विश्व का इतिहास। हमने पिछली क्लास में जो है औद्योगिक क्रांति के विषय में जाना, उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद में हमने जो भी इसके विषय में आविष्कार होते हैं, किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति से परिवर्तन हुए हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है। फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था हमारा जर्मनी व इटली का एकीकरण, जिसमें हमने जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ा और किस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएँ आती हैं उनके बारे में पढ़ा। हमने कल की क्लास में जो है जर्मनी के एकीकरण में जो सहायक तत्व हैं, जालबरीन, बौद्धिक आंदोलन, औद्योगिक विकास और बिस्मार्क का जो योगदान रहता है उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है। आज जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहता है वह रहता है आपके जर्मनी के एकीकरण का जो कार्य है वो 3 चरणों में जो है कंप्लीट हुआ था। उन 3 चरणों को जो है आज अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया। ठीक है। तो मुझे बताना है आपको। ठीक है। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्मनी के एकीकरण का कार्य जो है कितने चरणों में पूरा हुआ है? 3 चरणों में पूरा हुआ है। पहला क्या है? डेनमार्क से युद्ध एवं गेस्टाइन की संधि। ठीक है। तो पहले एकीकरण के समय क्या हो रहा है? डेनमार्क से युद्ध हुआ था पहले और गेस्टाइन की संधि हुई थी। इसके बारे में जानेंगे। स्लेस्विंग तथा हॉलस्टाइन 2 डचियों पर डेनमार्क का अधिकार था, लेकिन ये डेनमार्क का अविभाज्य अंग नहीं था। हॉलस्टाइन की अधिकांश जनसंख्या क्या थी? जर्मन थी। साथ ही हॉलस्टाइन जर्मन संघ का सदस्य भी था। दूसरी स्लेस्विंग में जर्मन लोग बहुमत में थे, तो लेकिन वहाँ डैन लोग भी रहते थे। यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर कास्ट का इश्यू कैसे होता है, जैसे कि ये इंडिया, मैं इंडिया को लेकर समझाती हूँ आपको। जैसे कि इंडिया का मैप है, पूरा अच्छे से तो नहीं बन पा रहा है, तो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान, मारवाड़ी बोली जा रही है। कश्मीर में कश्मीरी बोली जा रही है। सब जगह मणिपुरी बोली जा रही है। यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादातर जो हिंदी भाषी लोग रहते हैं, तो यहाँ पर जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाओं का जो है भिन्न भिन्न भाषाएं जो है हमें देखने को और पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, इसी प्रकार से जब हम जर्मनी व इटली का जो है एकीकरण पढ़ते हैं, तब इस एकीकरण के दौरान जो है हमें विभिन्न इसी प्रकार से जो है यहाँ पर किस प्रकार के वर्ग हमें देखने को मिल रहे हैं? स्लेस्विंग और हॉलस्टाइन 2 डचियों पर किसका अधिकार था? डेनमार्क का अधिकार था। 2 क्षेत्र है, ये क्षेत्र के नाम है स्लेस्विंग और हॉलस्टाइन। क्या है? 2 क्षेत्रों के नाम। इन पर किनका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार। डेनमार्क भी एक क्षेत्र है। स्लेस्विंग और हॉलस्टाइन पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लेकिन जो डेनमार्क था वह क्या था? अविभाज्य अंग नहीं था। ठीक है। हॉलस्टाइन की अधिकांश जनसंख्या, यहाँ पर हॉलस्टाइन जो क्षेत्र है वहाँ की जनसंख्या कैसी है? जर्मन। ठीक है। और जो स्लेस्विंग है, स्लेस्विंग में जर्मन लोग बहुमत में थे, लेकिन वहाँ डैन लोग भी रहते थे। यहाँ पर हॉलस्टाइन जो हम पढ़ रहे हैं, ये 2 क्षेत्र स्लेस्विंग और हॉलस्टाइन। हॉलस्टाइन में तो क्या है कि सभी जर्मन लोग ही है, सर्वाधिक जनसंख्या क्या है? जर्मन है। लेकिन जो आपका स्लेस्विंग है वहाँ जर्मन के साथ में क्या रह रहे हैं? डच भी रह रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है दोनों क्षेत्रों की स्थिति बताई गई है कि किस प्रकार की दोनों क्षेत्रों की जो है स्थिति है, और दोनों पर अधिकार भी किसका है? डेनमार्क का अधिकार। डेनमार्क क्षेत्र है आपका। आगे देखिए, डैन लोग जर्मनी के एकीकरण के विरोधी थे। जो डैन लोग थे, यहाँ पर जो स्लेस्विंग है, जहाँ पर हमने कहा कि जर्मन लोगों के साथ साथ में कौन लोग रह रहे हैं? डैन लोग भी रह रहे हैं। तो जब स्लेस्विंग में जर्मन लोग और डैन लोग दोनों रह रहे हैं, तो स्लेस्विंग में जो डैन लोग रह रहे थे, तो डैन लोग क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि हमें जो है जर्मनी का एकीकरण नहीं करवाना है। वो जर्मनी के एकीकरण के क्या थे? विरोधी थे। वो जर्मनी में मिलना नहीं चाहते थे। जर्मनी वाला जो क्षेत्र था उसमें ये जो है सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। ठीक है। आगे देखिए, 1852 ईस्वी में लंदन में हुए सम्मेलन में यूरोप के शासकों ने डेनमार्क का अधिकार इन डचियों पर इस शर्त पर माना कि भविष्य में डेनमार्क इनको अपने में विलय नहीं करेगा। लेकिन 10 वर्ष बाद 1863 ईस्वी में डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक ने दोनों रियासतों पर अधिकार कर लिया। हमने कहा कि डैन लोग जो थे वह इस जर्मनी के एकीकरण के विरोधी थे। यहाँ पर 1852 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन होता है, जहाँ पर यूरोप के शासकों ने डेनमार्क का अधिकार, इस सम्मेलन के दौरान यूरोप के शासकों ने डेनमार्क का अधिकार इन डचियों पर इस शर्त पर माना। इस सम्मेलन में एक बात रखी गई। क्या बात रखी गई?
कि जो डेनमार्क का अधिकार है जो इन डचियों पर, ये शर्त पर माना कि इस ऐसी शर्त रखी है, कौन सी शर्त रखी है कि भविष्य में यानी आने वाले जो समय में डेनमार्क जो है इनको अपने में विलय नहीं करेगा। हमने अभी भी पढ़ा कि स्लेस्विंग और आपका दूसरा क्षेत्र हॉलस्टाइन, इन दोनों पर किसका अधिकार है? इन दोनों पर जो है आपका डेनमार्क का अधिकार है। लेकिन जब ये सम्मेलन होता है 1852 ईस्वी में लंदन में, इस सम्मेलन में क्या निर्णय किया जाता है? ये शर्त रखी जाती है कि इन डेनमार्क का इन पर जो है अधिकार तो रहेगा स्लेस्विंग और हॉलस्टाइन पर, लेकिन इस पर जो है ये विलय नहीं कर सकता, अपने क्षेत्र में सम्मिलित नहीं कर सकता। जिस प्रकार से ये जर्मनी में सम्मिलित नहीं कर पा रहा है क्योंकि डेन लोग जो नहीं चाहते कि हम जर्मनी में सम्मिलित हों, उसी प्रकार से जो डेनमार्क है वह भी अपने अंदर जो अपने क्षेत्र में इसको सम्मिलित नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन 10 वर्ष के बाद में 1863 ईस्वी में डेनमार्क के शासक रहे फ्रेडरिक ने इन दोनों रियासतों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। लंदन में एक तरफ तो सम्मेलन में यह बात कही गई थी कि हम जो है लंदन में ये बात कही गई थी कि डेनमार्क जो है इन दोनों क्षेत्रों पर क्या नहीं करेगा? अधिकार नहीं करेगा इन दोनों क्षेत्रों पर। लेकिन कुछ समय के बाद या कुछ टाइम पीरियड के बाद में जो है, यानी 10 वर्ष एक टाइम पीरियड रहा था, इन 10 वर्षों के बाद में जो है डेनमार्क के शासक रहे फ्रेडरिक ने जो है इन दोनों रियासतें पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। जबकि ये जो है इस सम्मेलन में शर्त रखी गई कि थी वो अधिकार नहीं कर सकता डेनमार्क, फिर भी यह चीज़ रखी गई। इसके बाद में देखिए क्या होता है। इस प्रश्न पर बिस्मार्क को राजनीतिक योग्यता और कूटनीतिक कुशलता दिखाने का अवसर मिल गया। बिस्मार्क इस अवसर का लाभ उठाकर ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर करके जर्मन संघ को समाप्त करना चाहता था। जब यह एक बात देखी गई कि 10 वर्ष के बाद में दोनों रियासतों पर डेनमार्क जो है अपना जो है अधिकार स्थापित कर लेता है, फिर यहाँ पर इस प्रश्न पर बिस्मार्क आता है और बिस्मार्क जो है अपनी पॉलिटिकल जो उसकी थी योग्यता थी, इसका जो टैलेंट था पॉलिटी को लेकर, ठीक है, तो वो अपना जो ज्ञान है, जो उसको सब कुछ जानकारी है, वह सबको दिखाने का उसको क्या मिलता है? अवसर मिलता है, एक मौका मिलता है। ठीक है, और वह इस स्थिति का, इस अवसर का क्या उठाता है? लाभ उठाता है। किस प्रकार से लाभ उठाता है? वह क्या करता है? ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर करके जर्मन संघ को क्या करना चाहता था? वह समाप्त करना चाहता था। जर्मनी के एकीकरण की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऑस्ट्रिया को यह बाहर निकालना चाह रहा है जर्मनी के एकीकरण के दौरान। कौन? बिस्मार्क जो है अपने इस प्रयास में क्या हो जाता है? सफल भी हो जाता है। वह यह प्रयास भी करता है बिस्मार्क, और बिस्मार्क जो है इसमें अपनी जो जिस बात को वो रखता है, जिसका वो लाभ उठाने की कोशिश करता है, ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर करके जर्मन संघ को समाप्त करना चाहता था, वह उसमें सफलता मिलती है और वह यह कार्य कर लेता है। आगे देखिए, जनवरी 1864 ईस्वी में दोनों डचियों को लेकर प्रुसिया और ऑस्ट्रिया के मध्य क्या होता है? समझौता होता है। क्या समझौता होता है? जिसमें दोनों रियासतों पर डेनमार्क के अधिकार अस्वीकार कर अंतिम चेतावनी देने का निश्चय किया गया। इसमें क्या निर्णय किया गया? इस मध्य प्रुसिया और ऑस्ट्रिया के मध्य समझौता होता है। डेनमार्क जो दोनों रियासतों पर अधिकार करता है, उस अधिकार को क्या कर लिया जाता है? अस्वीकार, कि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि डेनमार्क क्षेत्र है, यह किसी का व्यक्ति का नाम नहीं है, ये क्षेत्र का नाम है डेनमार्क। तो डेनमार्क ने जिन दोनों रियासतों पर अपना अधिकार स्थापित किया था 10 वर्षों के बाद में, जिसके दोनों क्षेत्रों के बारे में अभी भी हमने पढ़ा, तो इस पर जो अधिकार था उसको क्या कर दिया? स्वीकार करने से मना कर दिया, उसको अस्वीकृति दे दी। ठीक है, आगे देखिए, और चेतावनी देने का भी निश्चय किया। और ये समझौता किसके दौरान होता है? प्रुसिया व ऑस्ट्रिया के मध्य होता है। यह समझौता बिस्मार्क की विजय थी, क्योंकि जो बिस्मार्क ने जो अपनी बात रखी थी, उसने जो अवसर का लाभ उठाया और अपनी प्रयास उसने किया ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर करने का, और फिर बाद में जो है दोनों रियासतों पर जो डेनमार्क का अधिकार था वह भी अस्वीकार करते जाता है। तो इसमें बिस्मार्क की एक तरह से क्या मानी जा रही है? विजय मानी जा रही है। आगे देखिए, फरवरी 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रुसिया की संयुक्त सेना ने डेनमार्क को हरा दिया। यहाँ पर ऑस्ट्रिया और प्रुसिया किसको हरा रही है? डेनमार्क को। दोनों डचियों के अधिकारों को लेकर 14 अगस्त 1865 ईस्वी को गेस्टाइन नामक स्थान पर विलियम और फ्रांसिस जोसेफ दोनों ने एक समझौते पर क्या किया है? हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार हॉलस्टाइन ऑस्ट्रिया को व स्लेस्विंग प्रुसिया को दिया गया। जिन दो क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, जिस पर जो है डेनमार्क अपना अधिकार कर लेता है, और जर्मनी पर भी जो है स्लेस्विंग मिलना नहीं चाहता है, क्योंकि जर्मनी में जो है डेन लोग भी रहते थे, वह नहीं चाहते थे कि हम जर्मनी में एकीकरण करें। फिर बाद में क्या होता है? हॉलस्टाइन पर कौन अधिकार करता है? ऑस्ट्रिया।
हॉलस्टाइन किसके अधिकार में जाता है? ऑस्ट्रिया के। और स्लेस्विंग किसके अधिकार में जाता है? प्रसा के, क्योंकि ऑस्ट्रिया और प्रसा मिलकर किसको हरा रही हैं? डेनमार्क को हरा रही हैं। और डेनमार्क के अधिकार में थे कौन से 2 क्षेत्र? ये स्लेस्विंग और हॉलस्टाइन, ये दोनों जो डेनमार्क के अधिकार में थे। लेकिन ऑस्ट्रिया और प्रसा मिलकर दोनों जो है, ऑस्ट्रिया और प्रसा मिलकर दोनों किसको हरा रहे हैं? डेनमार्क को, क्योंकि डेनमार्क के अधिकार में थे दोनों क्षेत्र, तो दोनों को हरा दिया जाता है। दोनों हराने के बाद में दोनों क्षेत्र जो है, इस जो हॉलस्टाइन था वो ऑस्ट्रिया के पास में चला जाता है, जो प्रसा था वो किसके पास में चला जाता है? स्लेस्विंग के पास में। आगे देखिए, लोवेनबुर्ग की डची प्रसा को दे दी गई। कील नामक बंदरगाह पर प्रसा को किलेबंदी कर अधिकार मिल गया। गेस्टाइन समझौता ऑस्ट्रिया की राजनीतिक भूल और बिस्मार्क की बड़ी कूटनीतिक विजय थी। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ हॉलस्टाइन के आगामी प्रश्न पर युद्ध की पृष्ठभूमि भी तैयार कर दी थी। यहाँ पर ऑस्ट्रिया और प्रसा की विजय हो रही है। दोनों द्वारा जो है, जो क्षेत्र डेनमार्क के अधिकार में थे वो उन दोनों को मिल जाता है। और यह सब कुछ है जो कारण जो है, ये दिमाग जो चलता है, पॉलिटिकल दिमाग जिसका चला है, वह है आपका बिस्मार्क। आगे देखिए, ऑस्ट्रिया, प्रसा एवं प्राग की संधि। बिस्मार्क का दूसरा कदम गेस्टाइन समझौते के बाद ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना था। बिस्मार्क ने एक ओर तो युद्ध की तैयारी शुरू कर दी तथा दूसरी ओर कूटनीति के माध्यम से ऑस्ट्रिया को यूरोपियन। यहाँ पर ऑस्ट्रिया, प्रसा व प्राग की संधि हो रही है, ठीक है। यहाँ पर बिस्मार्क का जो है एक नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट कदम कह सकते हैं। जिस प्रकार से हमने कहा कि जर्मनी के एकीकरण के 3 चरण हैं, जो हमने एक तो पहला चरण पढ़ा जिसमें किसका दिमाग लगा है? पॉलिटिकल दिमाग किसका लग रहा है? बिस्मार्क का लग रहा है, समझौते हो रहे हैं। यहाँ पर बिस्मार्क का एक अगला कदम चल रहा है, अगली सोच चल रही है। बिस्मार्क ने अपना आगे क्या किया? बिस्मार्क आगे कर रहा है, गेस्टाइन समझौते के बाद में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना था। बिस्मार्क का ये कदम था कि वो अब किसके विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी कर रहा है? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। बिस्मार्क ने एक ओर तो युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और दूसरी ओर कूटनीति के माध्यम से ऑस्ट्रिया को यूरोपियन राष्ट्रों से सहायता न मिले इसके प्रयास भी शुरू कर दिए। एक तरफ तो वो ऑस्ट्रिया पर क्या करना चाह रहा है? ऑस्ट्रिया, इसका जो लक्ष्य क्या है? अभी ऑस्ट्रिया को जो है, ये इसका एम हो गया ऑस्ट्रिया को सबसे पहले ये युद्ध की तैयारी भी कर रहा है ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। और दूसरी ओर जो है, युद्ध की तैयारी करने के साथ ही दूसरी ओर कूटनीति के माध्यम से ऑस्ट्रिया की ऐसी स्थिति करना चाहता है कि इसके कोई दूसरे देश जो है, जब हम युद्ध करें ऑस्ट्रिया पर, तो ऑस्ट्रिया की जो है कोई अन्य देश उसकी क्या नहीं करे? हेल्प भी नहीं करे। यह प्रयास कौन कर रहा है? यह प्रयास कर रहा है बिस्मार्क, ठीक है। आगे देखिए, और इन कार्यों के लिए अभी उसे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण भी उसके अनुकूल था। इंग्लैंड यूरोपीय राज्यों में हस्तक्षेप न करने की नीति पर चल रहा था। रूस की सहानुभूति पोलैंड में चल रहे विद्रोह में सहायता कर प्राप्त कर ली। फ्रांस को राइन के प्रदेश का कुछ भाग देने का वादा कर तटस्थ रहने के लिए तैयार कर लिया। इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक था। 1866 ईस्वी में प्रसा और सार्डिनिया में समझौता हुआ, जिसके अनुसार सार्डिनिया ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है तो वेनेशिया उसे दिलवा दिया जाएगा। जब हॉलस्टाइन में जर्मन लोग ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे तो बिस्मार्क गुप्त रूप से उन्हें समर्थन दे रहा था। इस प्रकार से जो है इसकी नीतियाँ बनाई जा रही हैं किसके द्वारा? बिस्मार्क के द्वारा। अलग अलग क्षेत्रों में किस किस प्रकार की स्थितियाँ हैं उसको बताया जा रहा है कि किस प्रकार की स्थितियाँ थी, और बिस्मार्क उनका जो है उनकी सहायता से जो है बिस्मार्क अपनी कूटनीति को चला रहा है, अपनी कूटनीति का कर रहा है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से जो है बिस्मार्क कर रहा है। हाँ, आगे देखिए। वैसे इसमें ये जो लाइन दे रखी है उसमें कुछ ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, वह जो दे रखा वही है। दूसरी, बिस्मार्क जो है समर्थन दे रहा था किनको? हॉलस्टाइन में जो जर्मन लोग थे जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि उसका एम ही था कि ऑस्ट्रिया को हराना चाहता था। तो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो भी थे तो उनका क्या कर रहा था? समर्थन। क्योंकि हम बोलते हैं कि जो जिसके विरुद्ध होगा, जो दुश्मनी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर भाईचारे को बता रहे दुश्मन। किस प्रकार से? क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है जिसके विरुद्ध ऑस्ट्रिया आंदोलन कर रहे थे, अगर क्योंकि बिस्मार्क भी चाहता था कि ऑस्ट्रिया हारे, और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो है वह उनका क्या कर रहा है? बिस्मार्क समर्थन कर रहा है। आगे देखिए, दूसरी ओर ऑस्ट्रिया हॉलस्टाइन में ड्यूक ऑफ ऑगस्टस वर्ग के पक्ष में चल रहे आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहा था। इस मुद्दे पर ऑस्ट्रिया व प्रसा में युद्ध प्रारंभ हो गया, लेकिन 3 जुलाई 1866 ईस्वी को सेडोवा कोनिग्राज का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया पूर्ण रूप से पराजित हुआ और ऑस्ट्रिया व प्रसा के मध्य 23 अगस्त 1866 ईस्वी को प्राग की संधि हुई। प्राग की संधि यहाँ पर
ड्यूक ऑफ ऑगस्टबर्ग के पक्ष में चल रहा है जो आंदोलन था उसको प्रोत्साहित कर रहा है कौन? ऑस्ट्रिया। और इस मुद्दे पर ऑस्ट्रिया प्रसा में भी क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है, युद्ध प्रारंभ होना शुरू हो गया। ठीक है, इसके बाद में जो है निर्णायक युद्ध होता है सेडोवा कॉनिग्रास में, ये क्षेत्र है जहाँ पर युद्ध हुआ है। लेकिन इसके बाद में जो है ऑस्ट्रिया, फिर बाद में इस युद्ध के बाद में क्या हो रहा है? ऑस्ट्रिया पराजित भी हो रहा है पूर्ण रूप से। जब पराजित हुआ तो इनके दोनों के मध्य, ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य क्या हो रही है? संधि हो रही है। किसकी संधि हो रही है? प्राग की संधि हो रही है। कब हो रही है? 1866 ईस्वी में। ठीक है, जब यहाँ पर प्रसा जीत रहा है तब प्रसा में क्या शामिल हो गया? हॉलस्टाइन, क्योंकि हॉलस्टाइन पर पहले किसका अधिकार था? हॉलस्टाइन पर अधिकार था आपका ऑस्ट्रिया का। अभी अभी हमने पढ़ा था पिछले जो कदम रहता है इटली जर्मनी के एकीकरण के, जो हमने 3 चरण पढ़े। पहले चरण में हमने पढ़ा था कि हॉलस्टाइन पर किसका अधिकार हो गया? बाद में जीतने के बाद में ऑस्ट्रिया जो प्रसा मिलकर जब डेनमार्क पर युद्ध करते हैं तो डेनमार्क हार जाता है, तो हॉलस्टाइन किसके पास में चला जाता था? ऑस्ट्रिया के पास में। लेकिन जब ऑस्ट्रिया और प्रसा दोनों ही जब यहाँ पे युद्ध कर रहे हैं, दोनों ही आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो जो ऑस्ट्रिया का क्षेत्र था हॉलस्टाइन, वो किसके अधिकार में जा रहा है? प्रसा के अधिकार में। ठीक है, आगे देखिए, प्रसा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन परिसंघ बनाया गया जिसमें ऑस्ट्रिया को भी ऑस्ट्रिया शामिल नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका चरण रहता है एकीकरण में फ्रैंको प्रशियन युद्ध व फ्रैंकफर्ट संधि। देखिए इसको, फ्रांस को यह आशा थी कि प्रसा ऑस्ट्रिया के तटस्थ रहने पर उसे राइन का कुछ प्रदेश मिल जाएगा जिससे उसकी सीमा राइन नदी तक हो जाएगी, लेकिन बिस्मार्क ने इसकी उपेक्षा की। प्रसा की विजय, एक्चुअल में ऐसे कदम कहा है कि ये पहला कदम, दूसरा कदम, एक्चुअल में हुआ यहाँ ये कदम ऐसे ही कहा रखा है कि यहाँ पर इसके बाद में ये हुआ है। एक्चुअल में यह टाइम पीरियड के हिसाब से एक कंटिन्यूटी है। हमने अभी दूसरा जो पढ़ा, दूसरा पॉइंट ऑस्ट्रिया प्रसा व प्राग की संधि, तो जैसे कि पहले ऑस्ट्रिया प्रसा मिलकर डेनमार्क पर युद्ध कर रहे हैं, फिर ऑस्ट्रिया दूसरे चरण में क्या हो रहा है? ऑस्ट्रिया प्रसा आपस में झगड़ रहे हैं और प्रसा की विजय हो रही है। अब प्रसा की विजय के बाद में क्या होता है, वही एक स्थिति बताई गई है कि इसके विजय के बाद में जब प्रसा जीत जाता है प्रसा का क्षेत्र, उसके बाद में क्या होता है? देखिए, प्रसा की विजय उत्तरी जर्मन परिसंघ बनने से फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को क्या मिल रही है? यहाँ पर आघात लग रहा है। उत्तर फ्रांस के राजनीतिक सेडोपा के प्रतिशोध लेने की मांग कर रहे थे। नेपोलियन तृतीय अपनी गिरती हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना चाहता था और कालांतर में युद्ध दोनों राष्ट्रों को अपनी अपनी समस्या का समाधान नजर आ रहा था। नेपोलियन तृतीय ने लग्जमबर्ग खरीदने का प्रस्ताव रखा था। जर्मनी के राष्ट्रवादियों, समाचार पक्षों एवं राजनीतिकों ने लग्जमबर्ग फ्रांस को देने से मना कर दिया। दूसरा तनावपूर्ण प्रश्न स्पेन की राजगद्दी को लेकर हुआ, जिससे दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए। अंत में युद्ध के नगाड़े बज गए। 15 जुलाई 1870 को फ्रांस और प्रसा के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पर युद्ध हो रहा है किन के मध्य? फ्रांस और प्रसा के मध्य। क्यों हो रहा है? फ्रांस की स्थिति को बताया गया है। फ्रांस के राजनीतिक जो थे सेडोवा का प्रतिशोध लेने की मांग कर रहे थे। नेपोलियन जो था वह अपनी प्रतिष्ठा गिर रही थी, तो उसके लिए वह जो था कालांतर में युद्ध दोनों राष्ट्रों को अपनी अपनी समस्या का इनका एक्चुअल में दोनों में जो है सभी को उस समय क्या, उनके लिए समाधान का मतलब ही क्या था? युद्ध। समाधान कैसे हो सकता था उनके लिए? युद्ध करके समाधान हो सकता था। अगर उनको चाहिए कि क्षेत्र मेरे पास में होना चाहिए, अगला वाला कह रहा है मेरे क्षेत्र में होना चाहिए, तो अगर एक दूसरे के क्षेत्र आपस में झगड़ लेने के लिए उनके पास में एक ही कारण था, वह क्या था? युद्ध। युद्ध के माध्यम से ही जो है वह अपना क्षेत्र जो है ले सकते थे। तो इनके लिए समस्या का समाधान क्या था? युद्ध। ठीक है, और नेपोलियन तृतीय ने जो है लग्जमबर्ग खरीदने का प्रस्ताव रखा था। जर्मनी के राष्ट्रवादी, समाचार पक्षों, राजनीतिकों ने जो है लग्जमबर्ग किसको देने, यहाँ पर क्षेत्र कौन सा है? लग्जमबर्ग। यहाँ पर फ्रांस और जर्मनी किसके लिए झगड़ रहे हैं? लग्जमबर्ग के लिए। जर्मनी भी चाह रहा है कि हम लग्जमबर्ग ले, और फ्रांस भी क्या चाह रहा है कि हम लग्जमबर्ग ले। तो यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है किस क्षेत्र के लिए हो रहा है? लग्जमबर्ग के लिए हो रहा है। ठीक है, तो अब फ्रांस व प्रसा जो है दोनों देशों के संबंध फिर इस कारण से बिगड़ जाते हैं। फ्रांस और प्रसा के मध्य युद्ध होता है 1870 में। आगे देखिए, जर्मन सेनाओं ने फ्रांस पर तीनों ओर से क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब फ्रांस जो है जर्मनी पर क्या कर रही हैं? आक्रमण कर रही हैं, क्योंकि दोनों, फ्रांस चाहता है कि मैं लग्जमबर्ग लूँ और जर्मनी चाहता है कि मैं इस पर अधिकार करूँ। अब दोनों में युद्ध हो रहा है। जर्मनी ने जो है फ्रांस को तीनों ओर से घेर लिया है। बिसेनबर्ग ग्रवलाट